Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 2 of sampling design and analysis. But still, we are far away from this topic and अभी तक हम सिर्फ इसको रिव्यू कर रहे हैं हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को regarding statistics and probability, right? So अभी उसी सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है, तो हम अल्लाह के बाबरकत नाम से अपने इस सेकंड लेक्चर का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में हमारे पास क्या कुछ है. And we will try to understand some more concepts. Okay, there is the same slide जो कि हमने अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी डिस्कस की थी कि हम अपने यहाँ पे जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पहले देखने की कोशिश करेंगे ताकि हम उन सारी चीज़ों को रिव्यू कर सकें, रिफ़्रेश कर सकें, हमें पता चले कि हम क्या करना चाहते हैं एंड हाउ टू डू दैट. ओके, सो डीप हम यहाँ पे डीप किसी भी कॉन्सेप्ट्स में नहीं जा रहे, ये बात आप जहन में रखिएगा. हम यहाँ पे बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स को सिर्फ रिफ़्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आपको किसी भी टॉपिक की यहाँ पे मज़ीद डिटेल चाहिए तो आपको उसके लिए कुछ यहाँ पे बुक्स कंसल्ट करनी पड़ेंगी जो कि बेसिक स्टैटिस्टिक की बुक्स हों. एंड होपफुली जब आपके कोर्स की आउटलाइंस मिलेंगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम कोई एक दो अच्छी बुक्स आपको रेकमेंड कर सकें जो कि ईजिली अवेलेबल भी हों और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी थोड़ा बेहतर बना सकें. राइट, सो दैट इज़ अ रिव्यू ऑफ द लेक्चर नंबर 1 एंड इन फैक्ट दिस इज ये अगेन वही सेम स्लाइड है जो कि हमने अपने लेक्चर नंबर 1 के एंड पे देखी थी. तो इसको हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 के अंदर एज अ रिव्यू देखने की कोशिश करेंगे. सो हमने अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है. देन हमने उसकी टाइप्स के बारे में बात की, हमने उसकी टेक्सोनॉमी के ऊपर बात की कि हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मेथड्स हो सकते हैं और इन्फ्रेंशियल मेथड्स हो सकते हैं. हम डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ ये करते हैं कि हम अपने डेटा को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द शेप, इन द फॉर्म ऑफ द सेंटर, in the form of the variability, either it is in a univariate or the bivariate or the multivariate. तो हमने उन तीनों सिचुएशन में देखा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं एंड हाउ कैन वी मूव अलोंग विद दैट. ओके, देन हमने बात की इन्फ्रेंशियल के अंदर कि हम जब भी इन्फ्रेंसेस की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन, कि हमने इन्फ्रेंसेस हमेशा पॉपुलेशन के ऊपर ड्रॉ करने होते हैं और वो हम पॉपुलेशन की किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं. लास्ट टाइम हमने एक बात नहीं की थी तो उसको मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा. बहरहाल आगे मे बी इस लेक्चर में या आगे लेक्चर में वो चीज़ आपके पास आ जाए कि हम जब भी इन्फ्रेंसेस यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो वो बेसिकली दो तरीके हमारे पास उसके एग्जिस्ट करते हैं. एक को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग और एक को हम बोलते हैं एस्टिमेशन. ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, उसको डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं. बाज़ लोग ये समझते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग को पहले डिस्कस किया जाए, बाज़ लोग ये समझते हैं कि एस्टिमेशन को पहले डिस्कस किया जाए. बहरहाल इट मेक्स नो डिफरेंस, दीज आर टू अप्रोचेस कि हम जिसकी मदद से अपने स्टैटिस्टिक के इन्फ्रेंसेस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. राइट, सो ये हम देखेंगे इन फ्यूचर भी हमारे पास ये चीज़ें पिक्चर में आएंगी और हम इनको वहाँ पे ऐसा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सो फार हमने देखा स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, फिर हमने डेटा की ना वैसे रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात की, खा वो इन द फॉर्म ऑफ द ग्राफिक्स हो, खा वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक्स हो. राइट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने बात की थी बार चार्ट के ऊपर, पाई चार्ट के ऊपर. हमने वहाँ पे ये कहा था कि जब भी हमारे पास डेटा कैटेगोरिकल होगा तो वी ऑलवेज प्रेफर कि हम बार चार्ट यूज़ करें या पाई चार्ट यूज़ करें, और अगर डेटा आपका न्यूमेरिक है तो हम हिस्टोग्राम को प्रेफर करते हैं. फिर हमने बॉक्स प्लॉट की बात भी की थी. बॉक्स प्लॉट के अंदर हमने एक इम्पॉर्टेंट बात जो की थी वो उसकी 5 नंबर समरी थी. हमने ये कहा था कि अगर तो डेटा आपका सिमेट्रिक है फिर तो कोई इशू नहीं है, आप जो सा भी डायग्राम यूज़ करना चाहते हैं टू सम एक्सटेंट विद सम रिस्ट्रिक्शंस आप बाहर यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर डेटा आपका सिक्यूर्ड है या एसिमेट्रिक है देन बॉक्स प्लॉट और उसके अंदर मौजूद जो 5 नंबर समरी है दैट इज़ अ बेटर अप्रोच टू एनालाइज द डेटा, और हम वहाँ पे ज़्यादा अच्छी पिक्चर देख सकते हैं डेटा की, अच्छा पैटर्न हमें व्यू हो सकता है. न्यूमेरिकल हमने जब रिप्रेजेंटेशन की बात की थी तो हमने वहाँ पे ये कहा था कि हम वहाँ बेसिकली दो बातें कर रहे होते हैं. एक तो हम डेटा के सेंटर के ऊपर बात कर रहे होते हैं और हम सेकेंडली डेटा के स्प्रेड के ऊपर या स्कैटरनेस के ऊपर या वेरिएशन के ऊपर या डिस्पर्शन के ऊपर. ये चारों नाम जो हैं वो एक ही चीज़ के हम कहते हैं डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं. जब हमने सेंटर वैल्यू ऑफ द डेटा की बात की तो हमने कहा था कि हमारे पास मीन होगा, मतलब मीन है, मॉड है, मीडियन है,
ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, और ये सारे के सारे एवरेजेस निकालने के, ये सेंटर वैल्यू निकालने के तरीके हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात यह है कि अगर एक ही काम के लिए से एवरेज के लिए ये हमारे पास हम कहते हैं डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं, तो ऑब्वियसली उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस होंगी। यहाँ पे मार्केट में डिफरेंट तरह के डेटा एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास जो है वो हर डेटा को एक ही टूल के साथ नहीं हैंडल किया जा सकता। हर डेटा की अपनी रिक्वायरमेंट है। सो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट टूल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। मीन के लिए हमारे पास कोई और टूल है, ऐसे मीडियन के लिए हमने इन दोनों को बाहर एक्सप्लिसिटली देखा था कि व्हेनेवर यू आर हैविंग आउटलायर्स इन द डेटा, सो बेटर गो फॉर मीडियन। Whenever you are having qualitative data or the categorical data, better to go for median। जब इस तरह की सिचुएशन नहीं है तो फिर हम मीन को यूज़ कर लेते हैं। फिर हमने कुछ बात की, से में ना मिली है, हमने अभी तक कोई उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। हमने कहा जब भी वी आर लुकिंग फॉर डिस्पर्शन और स्कैटरनेस, वी ऑलवेज गो फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। एक चीज़ और यहाँ पर आपके जहन में रहे कि सिर्फ यही टूल्स अवेलेबल नहीं हैं इन कामों के करने के लिए, राइट? सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिफ्रेश द स्टफ, सो वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। मे बी एट द एंड ऑफ द कोर्स इफ़ वी आर हैविंग टाइम, और अगर हमारे पास कोई वक्त हुआ तो हमारी कोशिश होगी कि हम इन बेसिक यहाँ पे जितने कॉन्सेप्ट्स को हम यूज़ कर रहे हैं, हम इनके ऊपर कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करके दे दें, सो दैट कि अगर आप उनको भी रिफ्रेश करना चाहें तो वो इजीली आप रिफ्रेश कर सकें, राइट? सो नाउ वी आर हैविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेक्चर नंबर 2। अगेन वी आर हैविंग अ वेरी सिंपल बट नॉट सो सिंपल इन रियल सेंस। ये कोई इतनी हम कहते हैं कोई मुश्किल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये इतना ईजी भी नहीं है। वी हैव टू डिस्कस प्रोबेबिलिटी। बिफोर गोइंग इनटू द डीप डिस्कशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट कि ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है। बड़ी सिंपल डेफिनेशन में बात करेंगे, बिकॉज अगेन हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि हम कोई स्टैटिस्टिक का कोर्स नहीं पढ़ रहे, अदरवाइज हम इसके ऊपर एक बहुत अच्छा, हमसे 20-30 मिनट्स की एक ह्यूज डिस्कशन रखते हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसकी क्या रियल लाइफ एप्लीकेशंस के ऊपर भी हम बात करते हैं। लेकिन बड़ी सिंपल वे में अगर हम प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करना चाहें तो वी कैन से कि whenever you measure any uncertain situation in numerical form, जब भी किसी गैर यकीनी सूरत हाल को आप ऐसा कोशिश करते हैं नंबर्स की फॉर्म में शो करने की, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ऑब्वियसली हमारे पास कहीं ना कहीं पर टोटल केसेस होते हैं और उन केसेस में से हम किसी एक केस में इंटरेस्टेड होते हैं। से अभी हम आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर 3 सिचुएशन यहाँ पे रेज हो सकती हैं। या तो प्रोबेबिलिटी आपको कम्प्लीटली समझ आ जाए, आप उसे कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लें, या आपको कम्प्लीटली समझ ना आए, या आपको पार्शली समझ आ जाए, कुछ आ जाए कुछ ना आ जाए। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि आपको ये वाला टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली समझ आ गया है, तो एट दिस स्टेज वी कैन से 1/3 बिकॉज देयर आर टोटल 3 चांसेस। सो उसमें से एक जो इवेंट है, एक चीज़ जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, दैट इज़ कि आपको समझ आ गई, दैट इज़ 1/3। सो अगर हम ये कहें कि ये सारी बातें इक्वल हैं, हो इस बात की होने की प्रोबेबिलिटी कि आपको समझ आ जाए, इस बात की होने की प्रोबेबिलिटी कि आपको ना समझ आए, और इस बात की होने की प्रोबेबिलिटी कि आपको कुछ समझ आ जाए कुछ रह जाए, अगर ये सारी बराबर हैं, यानी कि इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, तो सब की प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड 1/3 ही होगी। सो दैट इज़ अ सिंपल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। या इससे भी एक आसान एग्जाम्पल जो दी जा सकती है वो ये है, अगर आप बाहर देखें तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि बारिश होने के क्या चांसेस हैं आज, तो आप अपना कोई हम कहते हैं पास्ट एक्सपीरियंस यूज़ करके या कोई नॉलेज यूज़ करके अगर आप ये कहते हो कि वेल 80% चांस है कि आज बारिश होगी, तो बारिश होना या ना होना ये बेसिकली एक गैर यकीनी सूरत हाल है। लेकिन जब आपने इसके साथ एक न्यूमेरिकल फिगर अटैच कर दी 80%, तो बेसिकली उसने क्या किया, उसने इसकी एक रिलेटिव पोजीशन वाजे कर दी। 80% का मतलब यह है कि ह्यूज चांस है कि बारिश होगी। अगर यहीं पर कोई बंदा कहता है कि 5% चांस है, तो इसका मतलब ये होता है कि बहरहाल बारिश होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत लो चांसेस हैं, बड़ा रेयर चांस है कि बारिश हो जाए। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द चांसेस, दैट इज़ अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द अनसर्टेन सिचुएशन, दैट इज़ नोन एज अ प्रोबेबिलिटी, राइट? So here we are having a formal definition of the probability, that is a probability is a measure
ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ अ रैंडम फिनोमिना। रैंडम फिनोमिना से क्या मुराद है? देखिए, अगर एक चीज रैंडम है और एक चीज नॉन रैंडम है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? हम आगे जो मतलब हमारा कोर्स है सैम्पलिंग डिजाइन एंड एनालिसिस, वहां पर हम बायस की बहुत ज्यादा बात करेंगे, बायस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा इस पूरे कोर्स के अंदर। तो बायस का मतलब क्या है कि मैं एक चीज चाहता हूं कि हो जाए। से अगर 3 बंदे हैं और वो कहीं पर इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर हम वहां पे एक अनबायस्ड फिनोमिना की बात करें तो तीनों के सिलेक्शन की जो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 होगी, बिकॉज तीनों लोग इक्वली एलिजिबल हैं, तीनों लोग इक्वली क्वालिफाइड हैं, दे आर हैविंग इक्वल स्टैंडर्ड्स, सो वी कैन से दैट एवरीबॉडी इज हैविंग अ सेम चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड ओवर देयर, राइट? लेकिन अगर हम ये कह दें कि उसमें से एक शख्स जो है ही इज हैविंग सम एक्स्ट्रा सोर्स और सम सॉर्ट ऑफ सिफारिश, और से उसने कोई एक्स्ट्रा, उसके पास कोई फीचर्स हैं या उसके पर्सनालिटी फीचर्स हैं, उसने कोई अलग सर्टिफिकेशन की हुई है, तो हो क्या रहा है कि वहां पे वो तीनों लोग हम कहते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड्स को तो सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन उसके बाद अब अगर वो आ जाएगा तो बेसिकली दैट इज नॉट अ रैंडम फिनोमेना, वो इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं रहे, राइट? सो हम जब भी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ अ रैंडम फिनोमेना और चांस बिहेवियर। Here, probability describes the long-term proportion with which a certain outcome will occur in situations with the short-term uncertainty. This is important. ये इसको हम explain करते हैं आगे जाके। वो कहते हैं probability deals with experiment that yield random short-term results. Random short-term results are outcomes, but yet it revealed long-term predictability. हम क्या करते हैं? हम अगर एक कॉइन को 100 दफा फ्लिप करें, राइट, हमें एक आइडिया हो जाएगा कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया, राइट? या से हमारे पास एक छक्का है, हम अगर उस छक्के को 100, 200, 300 दफा रोल करें तो हमें उसके बारे में आइडिया हो जाएगा। लेकिन हमने ये क्या काम किया? ये हमारे शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स थे, शॉर्ट टर्म आउटकम्स थे, बट ऑन द बेसिस ऑफ दीज शॉर्ट टर्म आउटकम्स वी कैन प्रिडिक्ट कि इन फ्यूचर अगर इसको 1,00,000 दफा इस कॉइन को फ्लिप किया जाए तो क्या होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स we can predict long-term outcomes, long-term results, long-term pattern, okay? The long-term proportion with which a certain outcome is observed is the probability of that outcome. A long-term proportion. हम जब ये कहते हैं ना हेड आने की probability 1/2 है, because जब कॉइन को फ्लिप करेंगे तो 2 बातें होंगी, ये ओके, या तो वो हेड आएगा या वो टेल आएगा, राइट? अब या उसने हेड आना है या उसने टेल आना है। अब ये काम हमने कैसे देखा? ये हमने इससे 100 टाइम्स और 200 टाइम्स करके देख लिया, लेकिन अब हम इन फ्यूचर ये कह सकते हैं कि अगर आप इसको जितनी भी दफा करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही रहेगी। तो शॉर्ट टर्म की बेसिस के ऊपर हम लॉन्ग टर्म को एड्रेस करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। The law of large numbers. What does that mean? As the number of repetitions of a probability experiment increases, say आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इंक्रीज करना चाहते हैं, आपने पहली दफ़ा कॉइन को 100 दफ़ा यहाँ पे फ्लिप किया, फिर आपने कॉइन को 500 दफ़ा फ्लिप किया, फिर आपने यहाँ पे कॉइन को 5000 टाइम्स फ्लिप किया, तो उससे होगा क्या? As a number of repetitions of a probability experiment increases, then the proportion with which a certain outcome is observed, क्या करता है? वो जिसका proportion है, that gets closer to the probability of outcome. जो हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पे 50% चांस है हेड आने का, तो ज़रूरी नहीं कि आप 100 दफ़ा करें तो 50 टाइम हेड आए, 50 टाइम्स है वो टेल आए, लेकिन आप इसे इलाज करते जाएंगे, आप इसे एक्सटेंड करते जाएंगे, आप अपने नंबर ऑफ रेपिटेशंस बढ़ाते जाएंगे, तो वो नियर टू 50% ही आएगा, राइट? दैट इज़ अ लॉ ऑफ लार्ज नंबर। और यही जो लॉ ऑफ लार्ज नंबर है, अगर आप इसको बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जाके देखें, हमने जो बात की थी लास्ट सेक्शन में वहाँ पे पॉपुलेशन और सैंपल की, तो जैसे जैसे हम सैंपल का साइज इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा? वो अल्टीमेटली पॉपुलेशन को अप्रोच कर जाएगा, तो हमारे पास ज़्यादा एग्जैक्ट रिजल्ट, ज़्यादा एग्जैक्ट फिगर्स आने शुरू हो जाएंगे। इन प्रोबेबिलिटी एन एक्सपेरिमेंट, अब हमारे पास आम जो ज़िंदगी में हम जब एक्सपेरिमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं तो वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं, आपके लैब एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं, वो आपके सोशल एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास इसका मतलब कुछ और होता है।
In probability, an experiment is any process that can be repeated in which the results are uncertain. Again, यहाँ पे emphasize किया गया है कि आपने उसको unlimited times तक आप उसे repeat कर सकते हैं, लेकिन हर बारी पे रिजल्ट अनसर्टन होता है. हमें ये तो पता होता है कि क्या आएगा. से इफ यू आर फ्लिपिंग अ कॉइन, यू नो वेरी वेल आइदर इट इज टेल और इट इज हेड. इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं आने वाला. वहां से कोई कबूतर नहीं निकलेगा, राइट? हेड और टेल ही आएगा. लेकिन हर एक बारी पे जब आप कॉइन को फ्लिप कर रहे होंगे, यू आर नॉट श्योर कि हेड आएगा या टेल आएगा. तो ये बात वो कर रहा है. एन एक्सपेरिमेंट is any process that can be repeated in which the results are uncertain. A simple event is any single outcome from a probability experiment. Each simple event is denoted by EI. आप इसे किसी से भी शो कर सकते हैं. हमने यहाँ पे इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए EI से शो किया है. उसका कोई सिंगल आउटकम से अगर आपके पास यहाँ पे कॉइन टॉसिंग का एक्सपेरिमेंट है, तो उसका अगर सैंपल स्पेस बनाया जाए, सैंपल स्पेस से मुराद ये होती है जब आप ऑल पॉसिबल इवेंट्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स को एक जगह पर लिख दें, दैट बिकम्स एज अ सैंपल स्पेस. तो मैं अगर 2 कॉइन को टॉस कर रहा हूँ उससे, तो 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा? या हेड आ सकता है, या पहले कॉइन पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल आ सकता है. सो दीज आर द सैंपल स्पेस. अब अगर मैं यहाँ पे E1 कहूँ, E1 क्या है? ठीक है, बोथ हेड्स. तो इसका क्या हो जाएगा? दैट इज HH. ठीक है. E2 मैं कोर इवेंट डिफाइन कर देता हूं, दैट इज एटलीस्ट 1 टेल. इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर आपका TT आ जाएगा, TH आ जाएगा, HT आ जाएगा. तो ऐसा कोई भी इवेंट डिफाइन किया जा सकता है. लेकिन अगर हम बात करें सिंपल इवेंट की, तो दैट इज एनी सिंगल आउटकम फ्रॉम अ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट. ईच सिंपल इवेंट इज डिनोटेड बाय EI. ओके. सैंपल स्पेस, अभी हमने सैंपल स्पेस के ऊपर बात कर ली, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मल डेफिनेशन मौजूद है, तो उसको रिव्यू करना जरूरी है. कि सैंपल स्पेस S, सैंपल स्पेस को हमेशा यहाँ पे कैपिटल S से शो किया जाता है. ऑफ अ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सिंपल इवेंट्स. जितने भी पॉसिबल सिंपल इवेंट्स आपके किसी एक्सपेरिमेंट में बन सकते हैं, अगर उन सारे सिंपल इवेंट्स को एक जगह पे इन द फॉर्म ऑफ सेट इकट्ठा लिख दिया जाए, दैट बिकम्स अ सैंपल स्पेस फॉर दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट. So S of a probability experiment is the collection of all possible simple events. In other words, the sample space is a list of all possible outcomes of a probability experiment. I hope ये आपको clear होगा. अगर आप इसके ऊपर कुछ और भी करना चाहते हैं, so I can write it here. मैं यहाँ लिख सकता हूँ. मैं अगर यहाँ पे sample space बनाना चाहूँ, जब एक छक्के को रोल किया जाता है तो क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6. जब भी आप एक डाइस को रोल करोगे, आपके लूडो के छक्के को रोल करोगे, तो 1 2 3 4 5 6 के ऊपर नहीं आएगा, राइट? अगर आप जेंडर वाला यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाना चाहोगे, तो या आपके पास मेल आएंगे, या आपके पास फीमेल्स आएंगे, या आपके पास कुछ अदर्स भी आ जाएंगे. ठीक है, तो इन तीनों के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता. ठीक होगी बात. अगर आप कलर्स की बात करोगे, से आप ये कहते हो किसी भी एक चीज का कलर, तो उसके जितने पॉसिबल कलर्स हैं वो आप लिख दें, दैट इज अ सैंपल स्पेस, राइट? अगर आप दुनिया के अंदर मौजूद कॉन्टिनेंट्स का सैंपल स्पेस बनाना चाहें, तो आपके पास यहाँ पे जितने कॉन्टिनेंट्स हैं वो आप उनके नाम लिखते हैं, दैट बिकम्स अ सैंपल स्पेस ऑफ कॉन्टिनेंट्स, राइट? इवेंट क्या होता है? इवेंट हर वो चीज जिस पे आप इंटरेस्टेड होंगे या इंटरेस्टेड नहीं होंगे. क्योंकि आप इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई और तो इंटरेस्टेड है. सपोज अगर आप 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं, आप कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हेड, तो ऑब्वियसली दूसरा टेल में इंटरेस्टेड होगा, राइट? तो इवेंट एन इवेंट इज एनी कलेक्शन ऑफ आउटकम्स फ्रॉम अ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट. एन इवेंट मे कंसिस्ट ऑफ 1 or more सिंपल इवेंट्स. तो जरूरी नहीं है कि इवेंट जो है वो हमेशा जहाँ पे सिंपल ही हो, उसके अंदर मोर देन 1 आउटकम भी हो सकता है. इवेंट आर डिनोटेड यूजिंग अ कैपिटल लेटर सच एज कैपिटल E. या तो कैपिटल E से शो किया जाता है, या अगर आपने कभी प्रोबेबिलिटी का कोर्स पढ़ा है, तो आपने देखा होगा जब आप ये कहते थे लेट A इज इक्वल टू ग्रीन बॉल, तो आप इस तरीके से भी शो यहाँ पर से कर सकते हैं. लेकिन एक टेक्निकल टर्म जो कि यूज की जाती है, दैट इज कैपिटल E. ओके. नाउ
you have to consider the probability experiment or have of having 2 children. तो सबसे पहले चीज़ ये है कि आपने यहाँ बताना है कि आपका सैम्पल स्पेस क्या है. तो अगर हम किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रन की बात करें तो उसका सैम्पल स्पेस क्या हो सकता है? उसका सैम्पल स्पेस ये हो सकता है, बॉय बॉय हो सकता है, पहली फैमिली में बॉय, दूसरी में गर्ल, इधर गर्ल, दूसरी में बॉय, या दोनों गर्ल्स हो सकती हैं. तो इसके अलावा कोई और चांस नहीं है. आइडेंटिफाई द सिंपल इवेंट्स. अब इसमें सिंपल इवेंट क्या हो सकते हैं? E1 अगेन आपके पास यहाँ पे बोथ बॉयज हो सकते हैं, सिमिलरली बोथ गर्ल्स हो सकती हैं. ठीक है, आपके पास एक यहाँ फर्स्ट बॉय एंड सेकंड गर्ल हो सकती है, या फर्स्ट गर्ल एंड सेकंड बॉय हो सकता है. राइट, सो दीज आर ऑल पॉसिबल. हम कहते हैं सिंपल इवेंट्स. देन एक इवेंट है वो कहता है हैव 1 बॉय, ओनली 1 बॉय की बात हो रही है. तो 1 बॉय के लिए क्या होगा? ये भी 1 बॉय के लिए, ये भी 1 बॉय के लिए, ये 2 बॉयज के लिए. राइट, नाउ whenever you have to define the probability of an event, event क्या चीज़ है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं. से अगर हम इसी की बात करें that have 1 boy, तो क्या होगा हमारे पास? let E is equal to 1 boy, and if you are finding probability of E, that is probability of 1 boy, उसका मतलब क्या होगा? that is 2/4, which is 1/2. 1/2 chance है. Right? Now we should know the properties of probabilities. There are basically 4 properties. Okay, the probability of any event E, कोई भी event E हो, उसकी जो probability है, that is probability of E must be between 0 and 1 inclusive. That is, your probability values always lies between 0 and 1. अगर आप कभी probability का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका जवाब जो है वो या तो नेगेटिव आ जाता है या वो जवाब 1 से बड़ा आ जाता है, तो मेक श्योर कि आपने ही गलती की है. ये गलती आप फिक्स करें. ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज जो चांसेस हैं वो बेसिकली दो आपके एंड पॉइंट्स हैं. या तो एक इम्पॉसिबल फिनोमेना है या हम कहते हैं सर्टेन फिनोमेना है. तो चीज़ें उसी के दरमियान लाई करेंगी. तो अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और अगर कोई श्योर इवेंट होगा, से दिस इज impossible and this is sure. Right? So if an event is impossible, the probability of the event is 0, and if an event is a certain or the sure event, then the probability of the event is 1. And the last property, if S is equal to आपका sample space जो E1 E2 से लेकर En तक all possible जो आपके simple events हैं, then ये probability of E1 plus probability of E2 up till probability of En is equal to 1. इसकी बस simple example यहाँ पे ली जा सकती है just for the sake of understanding. अगर मैं यहाँ पे sample space बनाऊँ head का और tail का, ठीक है, तो मेरे पास E1 क्या हो जाएगा? से वो head हो जाएगा, that is a simple event. Your E2 becomes tail, so your probability of E1 that is equal to 1/2 and probability of E2 that is equal to 1/2. So your probability of sample space is equal to probability of E1 plus probability of E2 that is equal to 1/2 plus 1/2, that becomes 1. Here is the probability. So आपके सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होती है. सो दीज आर द 4 मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोबेबिलिटी. अनयूजुअल इवेंट्स कौन सा होता है? जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा लो होती है, राइट, जिसके होने के चांसेस बहुत लो होते हैं. तो आमतौर पे ये होता है कि अगर हम किसी नेचुरल फिनोमेना की बात करें तो क्या होता है कि आपके जो हम कहते हैं ज़लज़ले हैं, ये एक अनयूजुअल इवेंट है. इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत थोड़ी होती है, अनटिल अनलेस कि आपके पास एक एग्जैक्ट मॉडल हो, एग्जैक्ट फिगर्स हो, तो फिर आपको पता होता है कि इसने इस टाइम के ऊपर यहाँ पे ज़लज़ला आएगा, यहाँ पे आतिश यहाँ फट सकता है, यहाँ पे सुनामी आ सकती है, वट जो भी है, राइट. लेकिन अनयूजुअल इवेंट्स को हम बेसिकली वो इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस जो है वो वेरी लो होती है. देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड और डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट. एक हमारे पास है क्लासिकल मैथड, सेकंड वन इज द एम्पिरिकल मैथड, एंड थर्ड वन इज द सब्जेक्टिव मैथड. हम इनको शॉर्ट सा डिस्कस कर लेते हैं.
The classical method of computing probabilities requires equally likely events. An experiment is said to have equally likely outcomes when each simple event has the same probability of occurrence. जब आप कॉइन को फ्लिप करते हो तो क्या होता है, उसमें जो probability हेड के आने की है वही probability टेल के आने की भी है. एक बात ज़हन में रहे, अगर वो कॉइन अनबाइस्ड है तो, अगर वो कॉइन, वो डाइस, वो फिनोमेना जिसको आप हैंडल कर रहे हैं वो बाइस्ड है, तो फिर वो कभी भी इक्वली लाइकली नहीं होगा, उसकी इवेंट्स की आने की प्रोबेबिलिटी कभी भी इक्वली लाइकली नहीं कंसिडर की जाएगी. When we have to find out the probability using classical method, if an experiment has n equally likely simple events and if the number of ways that an event E can occur is m, then probability of E, which is probability of E, that is equal to m by n. m क्या चीज़ है? m वो चीज़ है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं. n क्या चीज़ है? That is a total number of possibilities. So your probability of E is equal to n of E divided n of S. हम इसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे यहाँ पर. Here we are having an example that suppose a fun-sized bag of M&Ms contains 9 brown candies, 6 yellow candies, 7 red candies, 4 orange candies, 2 blue and 2 green candies. Suppose that a candy is randomly selected. आपने इस बैग से randomly एक कैंडी सेलेक्ट की है. What is the probability that it is brown? तो क्या होगा यहाँ पर टोटल जो है, आपने चूंकि एक कैंडी सेलेक्ट की है तो यहाँ पे टोटल देख लेते हैं कितने हैं. 9, 6, 15, 15, 7, 22, 22, 4, 26, 28 and 30. So आप 30C1 ways से वहाँ से एक कैंडी सेलेक्ट कर सकते हैं. You are interested in brown. There are total 9 brown. You have to select one, that is 9C1 and 21C0, that is 9 by 30. Whereas for B you have to find its blue, so 2 and 2 by 30. Okay. अब वो कहता है you have to comment on the likelihood of the candy being brown versus blue. तो किसके आने के चांसेस ज्यादा हैं? ब्राउन के आने के चांसेस ज्यादा हैं बिकॉज वहां पे ब्राउन का प्रोपोर्शन ज्यादा है, राइट. सो चूंकि इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, दैट इज 9 by 30, whereas the other one is 2 by 30. If you have to find out the probability using empirical method, the probability of an event E is approximately the number of times event E is observed divided by the number of repetitions of the experiment. Now you have to find out that how many times that event is occurring and then number of trials of experiment total. The following data represents the number of homes with the various type of home heating fuels based on a survey of 1000 homes. हमारे पास यहाँ पे उसने आगे एक आपको डेटा दिया हुआ है 1000 घरों का, और अब आपने ये बताना है कि approximate the probability that a randomly selected home uses electricity as its home heating fuel. Would it be unusual to select a home that uses coal or coke as its home heating fuel? तो हमारे पास यहाँ पे ये डेटा है हमारे पास. So we are interested in this. हमारे पास जो A पार्ट है, हम इसमें क्या, हमारे पास होम हीटेड फ्यूल है. तो होम हीटेड फ्यूल देखिए हमारे पास यहाँ पे ये सारे आपके होम हीटेड, ये सारे आपके हाउस हीटेड फ्यूल्स आ रहे हैं, राइट. इसमें क्या है, नो फ्यूल को छोड़कर बाकी सारे आपके होम हीटिंग फ्यूल्स हैं. और दूसरे में क्या है, वुड इट बी अनयूजुअल टू सेलेक्ट अ होम दैट यूजेस कोल और कोक. तो कोल और कोक हमारे पास यहाँ पे ऑब्वियसली अनयूजुअल है बिकॉज इट्स प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 2 by 1000 है, बिकॉज इसका सम जो है दैट इज बेसिकली 1000. तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 2 by 1000. ऑब्वियसली इट इज अनयूजुअल बिकॉज इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो रिलेटिवली लो है. अगर हम वापस जाके देखें, हमने अनयूजुअल इवेंट की अनयूजुअल इवेंट के बारे में ये पढ़ा था. एन अनयूजुअल इवेंट इज एन इवेंट दैट हैज अ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग. सो व्हेन यू आर हियर इट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी 2 by 1000 है, विच इज वेरी वेरी लो, सो इट इज अनयूजुअल. देन अगर आप इसको सिमुलेट करना चाहें, अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट को सिमुलेट करना चाहें, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग. सिमुलेट थ्रोइंग अ 6-sided die 100 times. आप घर में बेशक एक छक्का लें, उसको 100 दफा आप फेंकें. अप्रॉक्सीमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 4. हाउ डज दिस कंपेयर टू द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी? अगर हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में से यहाँ पे देखें तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 है दैट इज सिंपल, विच इज 1 by 6.
ठीक है, क्योंकि अगर आप उसका सैंपल स्पेस डिज़ाइन करें तो क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑब्वियसली ये सारे इक्वली लाइकली हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज इक्वल टू 1/6। सो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। बट अगर आप घर में इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं, इफ़ यू सिमुलेट योर डाइस, आप उसको 100 टाइम्स रोल करते हैं, देखें 4 आने के चांसेस कितने हैं, फिर आप अपने पास यही अप्रोच यूज़ करके, जो कि आपकी एम्पेरिकल अप्रोच है, आपके पास वहाँ पे 4 की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और आप उसको जब नंबर ऑफ ट्रायल्स पे डिवाइड करोगे तो जस्ट लुक एट दैट कि आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आती है, राइट। नाउ कम्स आपकी सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आर द प्रोबेबिलिटीज ऑब्टेन्ड बेस्ड अपॉन एन एजुकेटेड गेस। जब आप एक एजुकेटेड गेस लगाते हो दैट इज सब्जेक्टिव। तो आमतौर पे क्या होता है, आपने गांव वगैरह में देखा होगा कि वहाँ पे जो बाबे होते हैं या जहाँ जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, आपने नोट किया होगा कि वो अमूमन बहुत सारी बातें जो हैं वो आपको खुद से बताते हैं और वो ज़्यादा ठीक होती हैं, और वो उनकी जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं वो ना तो किसी टूल के थ्रू ना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो जस्ट एक इंटेलिजेंट एंड हम उसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल गेस होता है, ठीक है। तो बेसिकली वो इंटेलेक्चुअल गेस भी कोई ऐसे ही नहीं आ जाता, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कि उनकी एज का होता है, उन्होंने पूरी उम्र एक चीज़ देखी होती है, उसकी बेस के ऊपर वो एक यहाँ पे इंटेलेक्चुअल गैस दे रहे होते हैं। सब फॉर एग्जांपल वो सिर्फ आसमान को और बादलों को और विंड की जो स्पीड है हवा की उसको देख के बता देते हैं देयर इज 40% चांस कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, वट जो भी है, ठीक है। सो दैट अप्रोच इज नोन एज अ सब्जेक्टिव अप्रोच। नाउ अगर हम 2 इवेंट्स की बात करें, E एंड F, कोई 2 इवेंट्स हों किसी भी एक्सपेरिमेंट के, E एंड F इज द इवेंट that is consisting of the simple events that belong to both E and F। यहाँ पे एक चीज़ पे आपने गौर करना है जब हम एंड की बात कर रहे हैं और और की बात कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क इन चीज़ों का है। एंड का मतलब ये होता है कि अगर हम कंप्यूटर साइंस की टर्म में बात करें तो इन दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। यानी इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दी जा सकती है। अगर आप मेरे पास आते हैं एंड लाइक अगर हम 2 स्टूडेंट्स को डिफाइन कर लें, खालिद है एंड एक वलीद है, राइट। हम कहते हैं अगर खालिद एंड वलीद आएगा तो आके मुझसे नोट्स ले जाए। इसके लिए खालिद और वलीद दोनों का आना जरूरी है, बिकॉज आई हैव यूज्ड द वर्ड खालिद एंड वलीद, राइट। एंड यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि खालिद या वलीद, राइट। सो हमारे पास इनमें से कोई भी एक आएगा तो वो आके नोट्स लेके जा सकता है। तो और के लिए हमेशा प्रोबेबिलिटी में जो यूज किया जाता है दैट इज यूज किया जाता है, दैट इज वो आपका सिंबल यूनियन का है, लेकिन हम इसे यूनियन पढ़ते नहीं है। जब भी हम इसे लिखेंगे से इफ यू आर राइटिंग E और F, तो हमने यहाँ पे इसको यूनियन नहीं पढ़ा बल्कि हमने इसको क्या पढ़ा है E और F। वेयर एज एंड के लिए हमेशा हम इंटरसेक्शन साइन यूज करते हैं, लेकिन पढ़ते हैं हम इसको ऐसे E एंड F, दैट इज E एंड F, राइट। सो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी थी। Suppose that a pair of fair dice are thrown। अगर आपने 2 छक्के फेंके हैं, let E is the event rolling a 7, then you have to compute the probability of rolling a 7, that is probability of E। क्योंकि E को हमने डिफाइन किया हुआ था rolling a 7, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, या आगे में इसको सॉल्व भी किया हुआ है। B, let E is equal to rolling a 2। रोलिंग का 2 का मतलब ये होता है जब आपके पास उस छक्के के ऊपर 2 आते हैं तो उसको आमतौर पर स्नेक आइज कहा जाता है, जैसे सांप की 2 आंखें होती हैं, राइट। सो यू हैव टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ स्नेक आई। एंड सी में लेट ई इज इक्वल टू द फर्स्ट डाई, पहले डाई के ऊपर 2 शो हो और दूसरी डाई के ऊपर सम ऑफ द डाइस इज लेस देन और इक्वल टू 5, कि एक डाई के ऊपर आपके पास 2 शो हो और दूसरे हमने इवेंट लिया है वो ये है कि दोनों जो डाइस का सम है वो लेस देन और इक्वल टू 5 हो। तो वी हैव टू फाइंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E और F, दैट इज, हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारे पास कुछ आई हुई चीज़ें, और हमारे पास जो पहला इवेंट था रोलिंगा 7, तो रोलिंगा 7 अगर आप देखें तो रोलिंगा 7 आपको कहाँ मिलेगा, एक आपको वो यहाँ पे मिल रहा है, दिस इज फर्स्ट, ये आपको मिल रहा है, राइट, दैट इज रोलिंग अ 7। और आपको दूसरी रोलिंग इसकी ये मिल रही है 5 और 2 की, और एक आपको उसकी रोलिंग ये मिल रही है 6 और 7 की, एक आपको ये मिल रही है 6 और 1 की, और एक आपको ये मिल रही है
5 और 2 की, राइट, और एक आपको यहाँ से मिलेगी 3 4 के साथ ये। सो ये वो इवेंट्स हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड हो। सो दीज इवेंट्स आर 1 2 3 4 5 6, so there are total 36. So the probability of like getting 7 आपने already define किया हुआ probability of E, that is equal to 6 by 36. So you can check it here, हमने यहाँ पे इसको solve भी किया हुआ है, that is A is the probability of E which is 1 by 6, 6 by 36 is 1 by 7. इसी तरीके से आप B और C को भी यहाँ पे solve करने की कोशिश करें, आपको आइडिया हो जाएगा क्या चीज़ है। So here we got additive law of the probability. What is the additive law of the probability? Okay, this is basically हमारे पास अगर कोई दो इवेंट हो, से हमारे पास अगर एक इवेंट A हो और दूसरा इवेंट A और B हो, that is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A and B, right? लेकिन यहाँ पे एक चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि अगर यहाँ पे हम लिखते हैं इफ A and B are mutually exclusive. What is the meaning of mutually exclusive? इसका मतलब ये होता है कि जब दो इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना हो, probability of A and B is equal to 0. When nothing is common between the events, then those events, so if A and B are mutually exclusive. So कहता है अगर A and B यहाँ पे mutually exclusive हो जाएं, तो आपका जो additive law है probability A और B, that becomes probability of A plus probability of B minus 0, because जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ऑब्वियसली 0 हो जाएगी। सो आपके पास यहाँ पे जो लॉ बच जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज द एडिटिव लॉ। यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है, फॉर एनी टू इवेंट्स ई एंड एफ, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ। ओके, तो ये आपका बेसिकली दिस इज फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए होगा। Right? Now you have to redo that example using additive law. आप उसमें जाके सोचें कि यहाँ पर आपने कैसे additive law लगा सकते हैं। I want you to work on this section here कि आप देखें additive law लगाएं तो उसका क्या आंसर ये सेम आता है या नहीं आता। Venn diagram, Venn diagram अगेन बेसिकली आपके प्रोबेबिलिटी के अंदर या सेट थ्योरी के अंदर जब भी आप उनको वहाँ पे किसी डायग्राम के जरिए शो करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम हमेशा वेन डायग्राम यूज़ करते हैं। से अगर मैं एडिटिव लॉ को यूज़ करने की कोशिश करूँ तो क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे ये मैंने एक सैम्पल स्पेस बना दिया, राइट, ये एक इवेंट है मेरे पास A, ये मेरे पास एक इवेंट है B, तो क्या हो रहा है, दिस इज़ बेसिकली A, दिस इज़ बेसिकली B एंड दिस क्रॉस सेक्शन इज़ बेसिकली A and B. Now if I want to have probability of A or B, then we simply have to probability of A plus probability of B. I have to subtract this portion because ये portion दो दफ़ा आ रहा है इसके अंदर. So probability of A and B. So वेन डायग्राम का पर्पस ये होता है कि जितने भी आपके पास इवेंट्स मौजूद हैं उनको आप यहाँ पे इसके अंदर शो कर देते हैं और आपके पास जितने पॉसिबल रिलेशनशिप वगैरह बनते हैं वो आप इजीली यहाँ से उनको मैनिपुलेट भी कर सकते हो और उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। सो वेन डायग्राम्स रिप्रेजेंट्स इवन एज सर्कल्स इनक्लोज्ड इन अ रेक्टेंगल। The rectangle represents the sample space and each circle represents an event. So ये यहाँ पे जो रेक्टेंगल आपके सामने दैट इज सैंपल स्पेस हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया हुआ है, तो इसके अंदर सिर्फ दो इवेंट्स हैं। अगर कोई और होता है बेशक हम यहाँ बना सकते थे, यहाँ पे ये तीसरा इवेंट एंड दिस कुड बी योर फोर्थ इवेंट। सो आप जितने भी इवेंट्स चाहें उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, राइट। सो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ टू इवेंट्स, you got probability of E here, you got probability of F here, and that is basically probability of E and F, right?
एंड इस सारा ये जो आपका सैंपल स्पेस है, इसको कहाँ लिखा जाए, ये तो सारा रेड में ही हुआ है, चलें इसको हम यहाँ लिख देते हैं, दैट इज अ सैंपल स्पेस, राइट। लेट्स गो बैक टू दैट स्लाइड, थोड़ी सी मिसिंग हो गई है। If events E and F have no simple events in common or cannot occur simultaneously, they are said to be disjoint, or mutually exclusive. We have done that, okay? हम हमारे इसके ऊपर बात कर चुके हैं, हमें आइडिया है what is the meaning of the mutually exclusive events, right? Additive law or additive rule for the mutually exclusive events: if E and F are mutually exclusive events, then your probability of E or F, look, हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिट इसको और लिखा है, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको ये बात पता हो कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी में ये यूनियन का साइन डालेंगे, इसको बेसिकली हमने क्या पढ़ना है, और, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E और F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F, कब, जब आपके इवेंट्स जो हैं वो क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। इसका मतलब है यहाँ पे नथिंग इज कॉमन, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E and F is equal to 0, right? In general, if E, F, G are mutually exclusive events, then your probability of E or F or G or H or I, J, whatever जो भी है, आप simply उनको add कर देंगे, then इनकी all intersection terms जो हैं, that will become 0, right? Area of entire region जो है वो obviously यहाँ पे जितना भी region है, दैट इज बेसिकली सैंपल स्पेस, क्योंकि होल रेक्टेंगल जो है वो सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करती है, राइट। उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स 1। सो अब हमने ये बताना है कि क्या, देखें यहाँ पे ये इवेंट्स जो हैं वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं हैं। ऑब्वियसली हैं, बिकॉज नथिंग इज कॉमन। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूं, नथिंग इज कॉमन, सो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं। यहाँ पे देखें, अगेन यहाँ पे भी देखें, कुछ भी कॉमन नहीं, सो E, F एंड G ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि इनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लीमेंट? तो आई होप, मतलब बीइंग अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट एवरीबॉडी नोज दैट अगर हम सेट थ्योरी की बात करें तो आप जब अपने किसी भी एक सबसेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें तो आपके पास वो सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, उसका अपोजिट आ जाता है, जैसे भी आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहें। लेट, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्या होता है। लेट एस डिनोट द सैंपल स्पेस ऑफ द प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, राइट, एंड लेट ई डिनोट एन इवेंट, लेट ई डिनोट एन इवेंट एट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई डिनोटेड बाई ई बार और ई प्राइम। इसको डिफरेंट लोग यहाँ पे डिफरेंट तरीकों से शो करते हैं। is all simple events in the sample space S that are not simple events in event A, E, okay? So जो E का हिस्सा नहीं होंगे वो E प्राइम का हिस्सा होंगे, और जो E प्राइम का हिस्सा होंगे वो E का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन हम एक सैंपल स्पेस के अंदर रहते हुए बात कर रहे हैं। So if E represents any event and E bar और E prime whatever जो भी आप इसको बोलते हैं represents the complement of E, then your probability of E complement is equal to 1 minus probability of E. This is very important law। अगर हम कभी probability को understand कर रहे हों या अगर हमारे सामने कभी probability के questions आए तो हम देखेंगे कि ये बड़े important laws हैं और हमें इनको understand करना पड़ता है। That is a simple question according to the American Veterinary and Medical Association. 31.6% of American households own a dog, right? What is the probability that a randomly selected household doesn't own a dog? तो क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, हमने क्या फाइंड करना है, जो लोग डॉग को ओन नहीं करते, हमने एक इवेंट डिफाइन किया, दैट इज ई को हमने कह दिया ओन अ डॉग, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 31.6%। सो वी हैव टू फाइंड, हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना, डजंट ओन अ डॉग, मतलब ई प्राइम फाइंड करना है, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दिस इज 1 माइनस 31.6%। निकाल लें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, राइट। द डेटा ऑन द फॉलोइंग पेज, यहाँ पे एक डेटा लिखा हुआ है, आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एंड आपको यहाँ पे इजी सी है, आई जस्ट वांट यू टू गो थ्रू विद दिस सो दैट कि आपको इसका आइडिया हो जाए। नाउ illustrating the multiplication rule. What is the meaning of the multiplication rule? जब हमने additive law की बात की थी, we talked about probability of A और B, हमने यूनियन की बात की थी।
Now if we are talking about multiplicative law, we are talking about and, right? Suppose a jar has 2 yellow M&Ms, 1 green M&M, 2 brown M&Ms, ठीक है, and 1 blue M&Ms, right? Suppose that हमने उसमें से दो उसमें से कैंडीज निकाली हैं randomly. Use a tree diagram to compute the probability that the first candy selected is brown and the second is blue. Note, let the first yellow M&M be Y1 and the second yellow M&M be Y2 and the green M&M be G and so on, right? हमने अपनी आसानी के लिए येलो को Y कह दिया, ग्रीन को G कह दिया और जो ब्राउन को B और दूसरे को हम कोई और नाम भी दे सकते हैं, राइट? जस्ट ट्राई इट आउट. यहाँ पे इसका ट्री डायग्राम बनाने की कोशिश करें एंड आपको जो मल्टीप्लिकेटिव लॉ होता है वो बेसिकली क्या होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी A and B and that is always equal to probability of A into probability of B and this is always जब आपके पास A और B जो हैं वो इंडिपेंडेंट हों. राइट एंड अगर आपके पास ऐसा नहीं है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A and B, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A into probability of B given A, जब आपके पास A and B are dependent, right? तो उसको लगा के आप सब थोड़ी सी कोशिश करें इसको सॉल्व करने की. What is the conditional probability? This is again another phenomena. यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी एक कंडीशन इम्पोज हो चुकी होती है, एक काम हो चुका होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है. इसका मतलब यह है कि से अगर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, यू नो दैट कि बारिश हो रही है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि टीचर जो हैं वो यहाँ आपकी क्लास में पहुंचेंगे. तो क्या हुआ, बारिश हो चुकी है, यू नो दैट. और under this event, if you are trying to find out the probability of reaching a teacher to the class, that becomes a conditional probability, right? Let's have a look on this. The notation is the probability f given E is read. The probability of event f, a given event E, यानी ये जो given का word है वो इस E के साथ है, right? कि ये event हो चुका है तो अब आप इस f event के होने की probability बताओ. It is a probability of an event f given the occurrence of the event E. E event की occurrence हो चुकी है, हमें उसके बाद जो है वो अपने F event की probability बतानी है. Now again यहाँ पे वो multiplication rule फिर आ गया. The probability that two events E and F both occur is equal to probability of E and F. तो आपने इस and की जगह पे क्या यूज करना है, बेसिकली यहाँ पे ये and का साइन है, राइट? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E, यानी सबसे पहले हमने इस E की प्रोबेबिलिटी बताई, फिर हमने इस F की प्रोबेबिलिटी बताई, लेकिन साथ ही बताया कि E ऑलरेडी अकर कर चुका है, क्योंकि यहाँ में ये पता था कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे थे. इन वर्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E अकरिंग टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F occurring given the occurrence of the event E, right? अगेन अपनी अब लास्ट एग्जांपल की तरफ जाएं और वहां पे उसको सॉल्व करने की कोशिश करें यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन रूल, राइट? नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट अ randomly selected murder victim was male is 0.7515 and the probability that the randomly selected murder victim was less than 18 years old given that, ये उसने कंडीशन प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है, ये जो गिवन का वर्ड है अब इसके साथ है, गिवन दैट ही वाज मेल, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे इसको साइड पे लिखूं तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, ये मुझे पता है कि वो मेल है, ठीक है, और लेस देन 18 है, इस बात की प्रोबेबिलिटी जो है वो उसने दी हुई है, दैट इज 0.1020 और ऊपर सिर्फ उसने मुझे मेल की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, दैट इज 0.7515, राइट? What is the probability that a randomly selected murder victim is male and is less than 18 years? तो हमने इसी के थ्रू यहाँ पे आके इस probability को निकाल दिया है, that male and less than 18 is equal to probability less than 18 into probability male given that less than 18, right? So that is probability of male and this आपको ये सारी की सारी probabilities यहाँ पे दी हुई हैं, right? And you can simply add and multiply here and you will get the answer.
Two events E and F are independent if the occurrence of event E in the probability experiment doesn't affect the probability of event F. Two events are dependent if the occurrence of event E in a probability experiment affects the probability of event F. से आपके पास अगर आपके हाथ में एक कॉइन पकड़ा हुआ है, एक छक्का पकड़ा हुआ है, आप दोनों को जब रोल करते हो तो कॉइन के ऊपर हेड आए या टेल आए, इसका वहां पे छक्के के ऊपर जो रिजल्ट आता है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है दोनों इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन अगर आपने एक क्लास में से एक स्टूडेंट को चुना है, उसके बाद उसको वापस वहां पे रिप्लेस नहीं किया और वहां से एक और स्टूडेंट को चुना है, तो वो जो फर्स्ट स्टूडेंट की सिलेक्शन है उसने सेकंड स्टूडेंट की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट किया है। दीज आर डिपेंडेंट इवेंट्स, राइट। Now that is a definition of independent events. This is equal to probability of F given E. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर if you are talking about probability F given E, that is equal to, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं जो कि मेरे पास यहाँ पे रूल था कंडीशनल का, that is equal to probability of E. तो चूंकि ये इंडिपेंडेंट हैं, so probability of F into probability of E, that is equal to probability of E, so that is equal to probability of F. And यहाँ पे similarly अगर आप E given F करते हैं तो that is equal to probability of E and F divided probability of F, that is equal to probability of E into probability of F divided probability of F, that is equal to probability of E. So ये रिजल्ट्स दोनों यहाँ पे इस तरीके से प्रूव हुए हैं, राइट। The simple example you can go through, and again यहाँ पे आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव लॉ डिफाइंड है, दैट अगर दोनों इवेंट्स E and F बोथ आर इंडिपेंडेंट तो यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई देम इन केस अगर वो इंडिपेंडेंट है। तो the probability that a randomly selected female aged 60 years old will survive the year is 99.186% according to the National Vital Statistics Report volume 47 number 28. What is the probability that two randomly selected 60 years old female will survive the year? I think solved है ये क्वेश्चन भी, चूंकि दोनों औरतें इंडिपेंडेंट हैं। जरूरी नहीं कि एक औरत अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो वो जब दूसरी वो है वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकेगी। एज बोथ ऑफ द लेडीज आर इंडिपेंडेंट, सो हमने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमने सिंपली इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सो वी विल गेट द आंसर दैट इज 98.38%। देन here's a multiplication rule for n independent events. If events E, F, G, H, I, J, K, L are independent, then probability of, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं, then probability of E and F and G and H and so on is equal to, that is probability of E into probability of F into probability of G into probability of H, ये आपस में सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे n टाइम जो आपके पास इवेंट होंगे, राइट। सो यहाँ पर उसने 4 का पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, वहां पे 2 लेडीज की बात हुई, यहाँ पे 4 की बात हुई। तो आपने क्या करना है, चूंकि एक लेडी की प्रोबेबिलिटी भी 99.186% है, ठीक है, उसकी सर्वाइवल की, तो सब की प्रोबेबिलिटी वही है, राइट। हमने क्या करना है, हमने इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है एंड यू विल गेट द आंसर दैट इज 96.78%, राइट। Here's a question for you. Suppose we have a box full of 500 golf balls. In the box there are 50 golf balls. Suppose 2 golf balls are selected randomly without replacement. That is the concept of the without replacement. इसका मतलब ये है, he is trying to make it dependent events. If small random samples are taken from large populations without replacement, it is reasonable to assume independence of the events. This is important, right? Typically, if the sample size is less than 5% of the population size, then we treat the events as independent. That is important with respect to your quiz, okay? With respect to your quiz and your assignment and sectional. याद रखिएगा, मैंने आपको बोला है कि हम तकरीबन कोई अराउंड 50 to 60% जो पोर्शन आपका फर्स्ट असाइनमेंट, फर्स्ट क्विज और फर्स्ट सेक्शन का होगा, वो हम आपकी बेसिक स्टैटिस्टिक में से बनाएंगे।
Again, there's a question and it is solved here. Then here is the summary of the lecture number 2. So far हम आज के लेक्चर को इधर ही वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे. What we try to do, अभी तक स्टिल हम अपने रिव्यू सेशंस पे ही रहे हैं और हमारा मे भी अगला लेक्चर भी जो होगा वो भी होपफुली हमारे रिव्यू सेशंस के ऊपर ही रहेगा. सो हमने आज के सेशन में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, और हमने देखा कि इसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी. हमने सैम्पल स्पेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. हमने इवेंट को और देन सिंपल इवेंट को, हम यहाँ कंपाउंड इवेंट को तो यहाँ एड्रेस नहीं कर सके, लेकिन एनीवे अगर आपको सिंपल इवेंट समझ आ गया है तो फिर कंपाउंड इवेंट को अंडरस्टैंड करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है. दैन हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देखी. हमने वहाँ पे बात की कि हमारे पास उसकी 3 अप्रोचेज हैं. वी आर हैविंग सब्जेक्टिव अप्रोच, वी आर हैविंग क्लासिकल अप्रोच, एंड हमारे पास नज़र एक हमने जहाँ उसकी तीसरी अप्रोच भी देखी. फिर हमने उन तीनों अप्रोचेस के अंदर वहाँ पे जनाब ऐसा प्रोबेबिलिटीज़ को निकालने के तरीके देखे, साथ हमने एग्जांपल्स को सॉल्व किया. देन वी टॉक्स अबाउट द टाइप्स ऑफ इवेंट्स. हमने बात की इक्विलैटरल इवेंट्स की, हमने बात की म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की. देन हमने बात की इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स की, और हमने बेसिकली इनको डिस्कस इसलिए किया कि इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं उनके ऊपर होता है. हमने देखा कि हमारे पास एडिटिव लॉ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी. वहाँ पर अगर इवेंट्स जो हैं वो आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएं तो फिर हमने कहा कि वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी. देन हमने अपने यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर बात की, और हमने देखा कि जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव लॉ होता है उसके ऊपर इसका एक ह्यूज इफेक्ट होता है, और वो ये लॉ जो है वो उसकी वजह से चेंज हो जाता है. देन हमने एन नंबर्स के लिए भी देखा कि हमारे पास अगर हम एकदम सिंपल तरीके से एक लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, तो चूंकि यहाँ पर हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2 इवेंट्स लिए थे, तो हम उसको हम यहाँ पे वी कैन इजीली जनरलाइज दोज लॉज फॉर द एन नंबर ऑफ इवेंट्स. सो फार हम यहाँ तक ये बात कर चुके हैं. इंशाल्लाह हम आगे जब आएंगे तो वी आर हैविंग लाइक सम मोर स्टफ, लेकिन अगली बार जब हम जो चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो ज़्यादा नियर होंगी हमारे कोर्स के. हम होपफुली नेक्स्ट लेक्चर के बाद वी विल बी ऑन आवर कोर्स इंशाल्लाह. एंड मीनवाइल मैं आपसे चाहूँगा कि अगले लेक्चर को सुनने से पहले आप थोड़ा सा बैठ के गूगल करें एंड लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इफ़ यू आर हैविंग टाइम देन गो फॉर सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सैम्पलिंग, राइट, and population, what is the sample statistic, what are the population parameters, and थोड़ा सा आप इसको go through कर लें. So इंशाल्लाह I hope कि आज के इस सेशन से हमें कुछ थोड़ी बहुत ना हो probability के बारे में होगी. So एक जनरल रिव्यू हमने कर लिया, राइट. काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें से रहते हैं. ऑब्वियसली हम ये कोर्स नहीं पढ़ रहे, लेकिन जस्ट टू रिफ्रेश योर आइडियाज़ हमने इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की. तो डू वर्क हार्ड, दिस कोर्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग and I hope and like very applicable as well, right. रियल लाइफ में इसकी बहुत एप्लीकेशन है, सोशल साइट्स पे इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, खासकर सैम्पलिंग डिज़ाइंस के अंदर. यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट. ओके, सो फार आई एम गोइंग टू क्लोज दिस लेक्चर टुडे एंड होपफुली यू गॉट समथिंग इन दिस. सो until your next lecture, अल्लाह आपका हामी नासिर हो. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.